हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जो सफलता होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो सफलता अगर पूरी दुनिया की नज़र से देखा जाए कि एक सफल इंसान का क्या मतलब है, तो अगर दुनिया की नज़र से अगर मैं बताऊं तो सफल इंसान का मतलब माय डियर ये है कि वो बहुत अच्छा पोस्ट पे, बहुत अच्छा इनकम है, रुपया पैसा बहुत अच्छा कमा रहा है, समाज में उसकी कुछ वैल्यू है, परिवार में उसकी कुछ वैल्यू है। ये सब चीज़ें अगर देखा जाए, स्टेटस, सोशल स्टेटस उसका काफ़ी बढ़िया है। इसे हम लोग क्या मानते हैं? एक सफल इंसान मानते हैं। अगर किसी के पास ये सब चीज़ें हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये क्या है, सफल है। पर अगर मैं अपनी नज़र, ये मेरा दृष्टिकोण है, बाकी की मैं बात नहीं करता हूँ माय डियर। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे हिसाब से एक सफल इंसान वही है जिसके पास हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं। अगर एक इंसान 10 रुपये कमाता हो और वो अगर खुश हो तो मेरी नज़र में वो ज़्यादा सफल है। इसके मुकाबले कि अगर किसी के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और बहुत वैल्यू भी है, इज्जत भी है, पर वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, खुशियाँ उससे कोसों दूर हैं, तो मैं उनको कभी ये नहीं कह सकता कि ये सफल है। क्योंकि मेरे सफलता का जो डेफिनेशन है वो कुछ और ही है, जो ये कहता है कि हैप्पीनेस ही एक तरह से ज़िंदगी है। खुशियाँ अगर आपके साथ हैं तो ही आप बेस्ट हैं, तो ही आप अच्छे हैं, नहीं तो अदरवाइज आपके लिए सब कुछ, आपके पास कुछ भी हो, अगर आप खुश नहीं हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए वो सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं फिर। तो मेरा यही कहना है माय डियर कि अपने आप को, खुद को खुशियों की तरफ लेकर के जाइए। ये कोशिश कीजिए कि आप खुश रहें, हमेशा हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। इंसान है, इंसानी नेचर है, हरदम खुश नहीं रह सकता, पर मेरा ये मतलब कहना है कि कोशिश कीजिए कि खुशी आपके पास रहे, हमेशा खुश। हर गलत चीज़ में भी कुछ पॉजिटिव ऐसा ढूंढिए जहाँ से आपको हैप्पीनेस मिल जाए, खुशियाँ मिल जाए। क्योंकि खुश आप रहेंगे तो आपकी पूरी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करेगी माय डियर, आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा और जो आप पाना चाहते हैं वो आपको आसानी से फिर मिल जाएगा। और मेरा ये एक तरह से कहना है कि जो खुशियों का रास्ता है, जो लाइफ में आप बहुत अगर हैप्पी होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन उसके माध्यम है। एजुकेशन से हो करके वो रास्ता जाता है जहां आप एक बहुत खुशी भरा लाइफ जी सकते हैं माय डियर। तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि खुद को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने रिश्तेदार को, या फिर जो आपके दोस्त सर्कल हैं, जो भी हैं, वो हर किसी को खुश रखने की कोशिश कर सके। तो चलिए माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। और आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं किससे? कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक। माय डियर, जो कल वाला लेक्चर था हम लोग का, उसमें माय डियर हमने क्या देखा था कि आपको कैपेसिटी हमने देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, पर उसमें कुछ लिखा नहीं गया था आगे, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जस्ट इतना लिखा गया है। तो अगर आपसे कुछ नहीं कहा जाए, अगर हमसे कुछ भी नहीं कहा जाता है एक्स्ट्रा, तो हम हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं माय डियर। तो स्टैंडर्ड हमारे लिए मीडियम कौन सी होती है माय डियर? हवा। हवा हमारे लिए स्टैंडर्ड है। तो अगर हमसे कुछ भी नहीं कहा जाए, हमसे सिर्फ ये कहा जाए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी बताइए, तो हम जो एयर मान के निकाल देंगे। और एयर मान करके हमने कल डेरिवेशन करके बता दिया है कि कैपेसिटी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होती है। लेकिन अब की बार आपसे एक्स्ट्रा कहा जा रहा है विथ डाई इलेक्ट्रिक। ये शब्द जोड़ दिया गया माय डियर, ये शब्द जोड़ दिया गया विथ डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक के साथ बताइए सर कि कितना कैपेसिटी होगा उस कैपेसिटर का। तो एक एक्स्ट्रा शब्द आ गया, तो फिर इसके लिए कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी माय डियर। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बात करें तो देखिए, मैंने बार बार बोलता हूं कि कैपेसिटर से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आपको करने आना चाहिए। लेकिन कभी गलती से अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा कहां से होती है माय डियर? गॉस थ्योरी से। याद रखिए, गॉस थ्योरी से 5 नंबर का क्वेश्चन आने का मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहता है। लेकिन अगर कभी गलती से एक सेकंड रुकिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी गलती से क्या हो जाए कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन अगर वहां से ना बनाकर कैपेसिटर से देने का मन कर गया, वो भी थ्योरेटिकल, तो यकीन मानिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन है फिर, और यही है, अगर कैपेसिटर से
थ्योरी के 5 नंबर के क्वेश्चन अगर कभी आएंगे एग्जाम में तो वो यही क्वेश्चन आएगा। यानी अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कैपेसिटर को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बड़े नंबर में 5 नंबर में ये टॉपिक आता है कि विथ डाई इलेक्ट्रिक के साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी ये बताइए। अब यहाँ पे बच्चों के बहुत सारे मन में कन्फ्यूजन आ जाएगा कि सर ये क्या नया शब्द लिख दीजिए, पैरावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक, ये क्या हो गया सर, ये डाई इलेक्ट्रिक क्या आ गया। थोड़ी देर में हम लोग डाई इलेक्ट्रिक पर इस टॉपिक के बाद डाई इलेक्ट्रिक के टाइप्स वो भी आज पढ़ेंगे तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए समझा देते हैं आपको कि डाई इलेक्ट्रिक क्या है। एक्चुअली में एक मीडियम है। जस्ट डाई इलेक्ट्रिक क्या है, मीडियम, मतलब हवा को छोड़ करके कोई और मीडियम। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ये पैरेलल प्लेट था। कल मैंने पढ़ा है कि सर इसके अंदर हवा है माय डियर, तो अगर हवा है, अब बोलूं कि नहीं सर इसके अंदर हवा नहीं है पानी है, तो अगर पानी देंगे डाई इलेक्ट्रिक, इस पानी को क्या बोल देंगे माय डियर, पानी को डाई इलेक्ट्रिक बोल देंगे। मतलब हवा को छोड़ करके कोई भी दूसरा माध्यम लीजिएगा ना, मीडियम लीजिएगा, उस मीडियम को डाई इलेक्ट्रिक बोल देते हैं। अभी के लिए हम लोग ये समझ के डेरिवेशन करते हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोलता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ठीक है, ये देखिए सर पैरेलल प्लेट बना दिया मैंने, पर अब की बार कह रहा है कि इसके अंदर हवा के साथ हवा तो स्टैंडर्ड है उसको हम रखेंगे, और उसके साथ में क्या कर रखा है कि डाई इलेक्ट्रिक भी है, यानी कि कोई दूसरा माध्यम भी है। और वो दूसरा माध्यम पूरा का पूरा जगह ले सकता है या थोड़ा भी जगह ले सकता है। तो हम थोड़ा जगह लेकर के बना के चलते हैं कि मान लीजिए ये कोई दूसरा मीडियम है, ये मीडियम कोई मटेरियल मान के हम लोग चलते हैं, चाहे तो कांच हो जाए तो, चाहे आपका कोई भी दूसरा मटेरियल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये जो बीच में हमने हैचिंग लगा रखा है ये एक मीडियम है। ये कौन सी मीडियम है, जो भी मीडियम होगी उसी मीडियम को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं, यानी इसको आप डाई इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। बोला ठीक है सर, तो ये पैरेलल प्लेट था, तो हमको पता है सर कि पैरेलल प्लेट में इस प्लेट को हम लोग कर देते हैं क्या, अर्थिंग कर देते हैं। ठीक, इस प्लेट को हम लोग सर पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, इस साइड में नेगेटिव चार्ज होता है और ये प्लस क्यू चार्ज जमीन में चला जाता है। अब देखेंगे ये दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी मानी थी माय डियर, डी मान रखी थी। पिछले वाला डेरिवेशन से तुलना करके चलिएगा, तो ये दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, अगर ये प्लेट हमारा सर बी है और ये प्लेट सी है, तो बी और सी दोनों प्लेट थे, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पैरेलल प्लेट में डी थी, वहीं डी है। अब जो ये एक्स्ट्रा मीडियम आप डाल रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में जो एक्स्ट्रा मीडियम लेकर के आ गए हैं, ये डाई इलेक्ट्रिक लेकर के आ गए हैं, इसकी कुछ थिकनेस होगी, तो इसकी थिकनेस हम मान लेते हैं कितनी है, टी है। इसकी थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है इसकी, टी है। टी मोटाई तक, टी चौड़ाई तक कौन बैठा है, कोई दूसरा माध्यम। अब अगर माध्यम सर चेंज करेंगे, अगर माध्यम सर चेंज कीजिएगा तो उस माध्यम की रिलेटिव परमिटिविटी भी तो कुछ होगी, तो बोला होगी, तो इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होगी एप्सिलन आर हम मान लेंगे। ये जो माध्यम हम लगा रहे हैं इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितना मान लेंगे, एप्सिलन आर। और यहाँ क्या मान लेंगे सर, ये स्टैंडर्ड है, यहाँ भी एयर है सर और यहाँ भी एयर है, मान लेंगे। देखो इस डेरिवेशन को करने के और भी कई तरीके होते हैं, पर मुझे जो तरीका बेस्ट लगता है मैं उसी तरीके से करा रहा हूँ, ताकि जो है चीज़ों को थोड़ा सा कम किया जा सके। ये फोटो की कहानी थी, जो मैंने फोटो में आपको बता दिया क्या क्या हमने मान लिया। अब जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा क्या करना होता है माय डियर, थोड़ा सा इसमें लिख देना होता है। लिख दीजिए, लेट बी एंड सी आर टू कंडक्टिंग प्लेट, लिख लीजिए, लेट बी एंड सी आर टू कंडक्टिंग प्लेट which are held, प्लेस्ड की जगह held लिखिए, which are held parallel to each other, हिंदी में लिख लेंगे, माना कि
बी तथा सी दो चालक प्लेट हैं जो एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। मान लिया माय डियर, ये इंग्लिश में मान लिया, फटाफट आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। बी और सी प्लेट हैं जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है माय डियर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या मानते हैं, आगे मान लेते हैं लेट अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम with thickness T and relative permittivity epsilon r is placed between the plates। मान लिया कि प्लेट जो हमारा एक डाई इलेक्ट्रिक है जिसकी थिकनेस कितनी है, टी है, और उसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन आर है, वो कहाँ प्लेस कर दिया जाए, उसको कहाँ रख दिया गया है, दोनों प्लेटों के बीच में रख दिया गया है। लिख लेंगे फिर से हिंदी में, माना कि एक परावैद्युत माध्यम जिसकी चौड़ाई लिख सकते हैं, थिकनेस को मोटाई लिखते हैं लेकिन यहाँ चौड़ाई लिख लीजिए, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी चौड़ाई टी तथा सापेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर है को दोनों प्लेटों के बीच रखा जाता है। मान लिया कि पराविद्युत माध्यम है जिसकी चौड़ाई कितनी है, टी है, और सापेक्षिक विद्युतशीलता कितना है, एप्सिलॉन आर है, उसको क्या कर रहे हैं, दोनों प्लेटों के बीच रख रहे हैं माय डियर। ये नोट कर लेंगे, लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिखना। वीडियो पॉज करके, मैं रोज बोलता हूं माय डियर एक ही बात, वीडियो पॉज कीजिए, आराम से लिख लीजिए। नोट्स बनाना माय डियर बहुत जरूरी है, जो भी लिखा रहा हूं उसका नोट्स जरूर बनाइए और बस इसी नोट्स का रिवीजन कीजिए। बाकी एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, आप आसानी से 80+ मार्क्स लेके आएंगे। ठीक, आप क्या करना है, वहीं बोला सर कैपेसिटी निकालनी है तो कैपेसिटी सी इक्वल टू सर क्यू बाई भी होता है, कल से पढ़ रहे हैं हम लोग, परसों से। कैपेसिटी सी इक्वल टू क्यू बाई भी। सर अगर कैपेसिटी चाहिए तो आपको पोटेंशियल पहले निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा सर, पोटेंशियल। और सर हम कल पढ़े हैं कि पोटेंशियल भी इक्वल टू ई इंटू डी होता है सर। इसका मतलब अगर पोटेंशियल निकालना है तो सर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। इसका मतलब उल्टा चलते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर कैपेसिटी निकालेंगे। हमें ये काम करना होता है। तो सबसे पहले इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा माय डियर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के लेके आना है। तो फटाफट हम लोग क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सबको पता है क्या, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये देखिए प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कल जो काम किए थे, देखो जो कल किए थे ना, वही सेम काम आज भी करना है। विदाउट डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के बिना जो हमने कल डेरिवेशन किया था वही डेरिवेशन ये भी है, बस जरा सा थोड़ा सा चेंज आ गया है। थोड़ा सा चेंज क्या आया है कि एक एक्स्ट्रा मीडियम आ गया है। जब एक्स्ट्रा मीडियम आ जाएगा तो उसको प्लस कर देंगे, उसकी वजह से जो भी पोटेंशियल होगा वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल होगा, उसको हम लोग क्या कर देंगे, वहां पे लिख देंगे। ठीक, जरा देखेंगे क्या करते हैं, लिखेंगे फिर दी इलेक्ट्रिक फील्ड, the electric field for
फर्स्ट मीडियम। भाई दो मीडियम है, यहाँ पे दो मीडियम है, एक मीडियम हमारा हवा है, भाई दोनों तरफ हवा है तो एक मीडियम मानेंगे उसको, और एक मीडियम जो डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं वो दो मीडियम हम मान के चल रहे हैं। तो पहले मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, पहले माध्यम के लिए हिंदी में लिख लेंगे, पहले माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र, पहले माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र E1 क्या मान लेंगे माय डियर, E1। और हम क्या जानते हैं क्या होता है सर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये नॉट कब होता है, जब हवा माध्यम हो। तो सर पहला माध्यम हमारा क्या है, हवा ही तो है सर। ये जो फर्स्ट माध्यम है वो हमारा हवा है, और दूसरा माध्यम कौन है सर, ये जो डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं वो दूसरा माध्यम है। तो पहला माध्यम सिर्फ हवा है, तो हवा के लिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E1 इजकल टू सिग्मा बाई सर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बोला ठीक है, आगे लिख लेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेकेंड मीडियम। और दूसरा माध्यम सर हमारा क्या है, बोला सर डाइलेक्ट्रिक है सर, वो हवा नहीं है। फिर दूसरे माध्यम के लिए सर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ना, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो सर आएगा, पर एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आएगा। अब आपको 2 बार 3 बार ये बातें बता चुका हूं कि हवा को छोड़ करके कोई भी दूसरा माध्यम लाइएगा, हवा को छोड़ करके माय डियर कोई भी अदर मीडियम आएगा, तो उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी से जस्ट क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है, किसमें, एप्सिलॉन नॉट में। बोला क्यों करते हैं, क्योंकि सर दूसरे माध्यम के लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन होती है, और एप्सिलॉन बराबर होता है सर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर खाली एप्सिलॉन लिखते नीचे में, यहाँ एप्सिलॉन नॉट लगा दिए तो नॉट लगाए हैं तो हवा है, ये हवा है, नॉट लगा दिए तो हवा है, और नॉट मिटा दिए तो इसका मतलब कोई और माध्यम है। तो अगर कोई और माध्यम है तो कोई और माध्यम के लिए एप्सिलॉन इजकल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। तो ये तो दूसरा, तो ये तो हमारा कोई और माध्यम ना है माय डियर, ये कोई और माध्यम है, इसीलिए उसके एप्सिलॉन के जगह पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख देंगे। और पहला माध्यम हवा है तो हवा के लिए एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया दोनों मीडियम के केस में। अब बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो अब करना क्या है सर, आप करना क्या है, आप पोटेंशियल लिखना है सर। ठीक है, इसे वीडियो रोक करके आप लिख लेंगे माय डियर दोनों पॉइंट। प्रोसेस समझना, कोई भी डेरिवेशन बहुत आसान। देखिए मुझे लगता है कि डेरिवेशन से आसान तो फिजिक्स में कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आप जस्ट को प्रोसेस समझिए, स्टेप समझिए, और स्टेप समझते ही आप फटाफट कर देंगे। बोला सर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो अब करना क्या है, पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा माय डियर, पहले माध्यम के लिए विभवांतर, हिंदी में लिख लीजिए। कोई बच्चा बोलता है कि सर हर जगह हिंदी नहीं लिखते हैं, अरे तो एक एक शब्द के लिए हिंदी, तो देखो साइंस पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश जानना पड़ेगा माय डियर। तो फर्स्ट माध्यम के लिए विद्युत विभवांतर कितना हो जाएगा माय डियर, V1। V1 इजकल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी। भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, क्या होता है, V इजकल टू E इंटू डी होता है। तो पहला ले रहे हैं माध्यम तो V1 इजकल टू E इंटू D1 होना चाहिए, बट यहाँ चलिए D1 ले लेते हैं। तो अब बोला ये सर D क्या होता था, D होता था सर जो माध्यम था, याद कीजिए ये जो D होता था वो क्या होता था सर, ये दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस होती थी, D मानते थे हम लोग, पर कम जब ये पूरा का पूरा माध्यम क्या था सर, हवा था। यानी कि जो एक्चुअली में ये D होता है वो माध्यम की चौड़ाई होती है, मीडियम की विड्थ होती है, विड्थ ऑफ द मीडियम, माध्यम की चौड़ाई होती है। तो पहला माध्यम हमारा कौन सा है सर, हवा है। पहला माध्यम कौन सा है सर, हवा है। तो हवा की चौड़ाई कितनी है, हवा जितना दूर में है उसकी चौड़ाई कितनी है, वो होगी D1 हमारी माय डियर। तो देखेंगे इस फोटो में हवा कितना दूर में है, जरा समझिए इस बात को। ये पूरा का पूरा सर D है, पूरा का पूरा D है, पर पूरा D जो है ये पूरा में हवा थोड़ा ना है, इतना दूर जो बीच में है इतना दूर तो सर हवा नहीं है, ये तो कोई और माध्यम है। इसका मतलब इस पूरा में D में से अगर इतना निकाल देंगे तो ये बच जाएगा दोनों तरफ, तो उसमें तो सर हवा है, इसमें भी हवा है, इसमें भी हवा है। इसका मतलब ये पूरे D में से अगर ये बीच वाला निकाल दें तो हमारा हवा मिल जाएगा कि हवा कितना दूर में है। तो ठीक है सर, इसका मतलब कि जो हमारा D1 है सर, जो D1 है यानी जो पहले माध्यम की जो चौड़ाई है माय डियर, पहले माध्यम की जो चौड़ाई है
E1 इंटू D1, वो D1 कितनी हो जाएगी, ये जो इसमें से इतना को निकाल दीजिए, इसमें से इतना निकाल दीजिए, पहला माध्यम हमारा हवा है तो ये D है और ये कितना है सर, बोला ये T है। इसका मतलब जो D1 है उसकी वैल्यू क्या होगी सर, D माइनस T होगी। ये पूरा D में से ये T को हटा दीजिए, कम कर दीजिएगा तो दोनों तरफ का हवा मिल जाएगा, तो पहले माध्यम की चौड़ाई आपको माय डियर मिल जाएगी। तो पहले माध्यम की विड्थ कितनी हो जाएगी, D माइनस T हो जाएगी माय डियर। तो V1 इजकल टू E1 इंटू D माइनस T, ये हो जाएगा माय डियर। क्या हो जाएगा, ये आपका पोटेंशियल। तो बोला चलिए यहाँ पे ब्रैकेट मत लगाइए, थोड़ा सा इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं। तो V1 इजकल टू, अब E1 की वैल्यू अभी लिखे थे माय डियर, E1 की वैल्यू क्या लिखे थे सर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। E1 की वैल्यू जस्ट अभी लिखे थे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, D माइनस टी, इंटू D माइनस टी हो जाएगा। E1 का वैल्यू पहला माध्यम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया, D माइनस टी का D माइनस टी माय डियर रह गया। बस ये आ गया V1, फटाफट नोट कर लीजिए। इसी तरह से द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर, अब की बार लिखेंगे सेकंड मीडियम, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक। सेकंड मीडियम कौन है हमारा, डाई इलेक्ट्रिक है। तो सेकंड में इसे आप नोट कर लेंगे, मैं इसी में थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं। V2 इजकल टू क्या लिखूंगा, E2 इजकल टू D2। आप मैट मिटा करके लिख लीजिएगा, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं भाई E1 में लिखा, अरे सर ने तो काट दिया, अरे तो हम भी काट के लिख दें इसको। अरे नहीं, आपको एक बार लिख लेना है 1-1 वाला केस। अब हम सेकंड केस लिख रहे हैं। सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगा, V2 इजकल टू E2 इंटू D2 माय डियर। तो यहाँ ले लेंगे 2, यहाँ ले लेंगे 2, और सर ये D2 को क्या होगा, जो दूसरा माध्यम है, दूसरा मीडियम है उसकी विड्थ। तो सर जो दूसरा मीडियम है वो तो सर ये डाइलेक्ट्रिक है और इसकी विड्थ कितनी है, बोला सर T है। इसका विड्थ कितना है सर, T है। इसका मतलब ये जो D2 है सर, ये जो D2 है वो है कितना एक्चुअली में, T। दूसरे माध्यम की चौड़ाई कितनी है सर, T है। तो लिख दिया T। अब क्या करना है, बोला सर अब तो रख दीजिए वैल्यू E2 की और हमारा V2 आ जाएगा। तो E2 के जगह पे रखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। E2 की वैल्यू अभी लिखा था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू टी। ये आ गया सर हमारा V2 की वैल्यू। दो पोटेंशियल था, दो अलग अलग मीडियम था, इसलिए दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, दो अलग अलग पोटेंशियल हमको मिल गया। अब जैसे सर ये मिल गया हमको, अब हमको करना क्या है, पोटेंशियल आ गया है, कैपेसिटी निकालनी है। ये आप नोट कर लेंगे, वीडियो रोक देके और आप नोट कर लेंगे, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं। पर बार बार स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है कि आप वीडियो पॉज कीजिए और आराम से लिख लीजिए माय डियर। अब बोला सर ठीक है, ये आ गया V2। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे सर टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल। भाई टोटल ना कैपेसिटी पता करनी है, तो टोटल कैपेसिटी पता करनी है तो बी और सी जो दोनों प्लेट है उसके बीच टोटल पोटेंशियल कितना है। तो नेट पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के बीच कुल विभवांतर लिख ही देता हूं। प्लेटों के बीच कुल विभवांतर कितना हो जाएगा माय डियर, कितना हो जाएगा कुल विभवांतर। कुल विभवांतर को भी मान लेंगे। अब भी बराबर क्या हो जाएगा, पहला पोटेंशियल जोड़ दूसरा पोटेंशियल, दोनों मीडियम का पोटेंशियल हम लोग जोड़ देंगे तो कुल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। तो बोला सर V इजकल टू, पहला पोटेंशियल क्या था सर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी था सर, इतना था। और दूसरा पोटेंशियल कितना था V2, ये कितना था सर, ये था सर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू टी, ये था। तो V1 और V2 की वैल्यू आप यहाँ उठा के रख देंगे। जैसे उठा के रख दिया, अब जरा क्या देख रहे हैं सर कि इसमें भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है और इसमें भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोला सर कॉमन कर सकते हैं। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट दोनों से माय डियर कॉमन कर लिया। कॉमन कर लेंगे तो जरा बताइए, इससे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आप बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, खाली D माइनस टी बचेगा। तो बोला सर हाँ D माइनस टी ही केवल बचेगा,
इसके पास केवल बचा डी माइनस टी। बोला इससे सर आपने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाला है, इससे बाहर निकाला है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो बोला ऊपर में टी बच जाएगा और नीचे में एप्सिलॉन आर बचेगा। तो बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, ऊपर में इसका टी बच गया और नीचे में सर एप्सिलॉन आर बच गया। बोला ठीक है बच गया, इतना हो गया, इतना हो गया। तो बोला ठीक है, ये हमारा टोटल पोटेंशियल आ गया है सर। क्या आ गया है? टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल की वैल्यू आ चुकी है। और जब नेट पोटेंशियल आ गया है तो करना क्या है, कैपेसिटी के फॉर्मूला में रखिए, कैपेसिटी मिल जाएगा। वीडियो रोकिए, आराम से इसको देखिए। अगर यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ हो कॉमन कैसे निकला है तो एक बार और समझ लेंगे। वीडियो रोक के जरूर लिख लीजिए। अब बोला सर करना क्या है, अब तो हमें कैपेसिटी निकालनी थी। बोला ठीक है निकाल दीजिए। अब कैपेसिटी C इजकल टू सर क्या होता है, Q बाई भी होता है। C इजकल टू क्या होता है, Q बाई भी। और हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं सर कि सिग्मा इजकल टू Q बाई ए होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इजकल टू Q बाई ए होता है, कई बार पढ़ा चुके हैं। सिग्मा इजकल टू सर Q बाई ए। तो सर माय डियर अगर ये Q बाई ए है तो Q इजकल टू क्या हो जाएगा, बोला सर सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पृष्ठ आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इजकल टू Q बाई ए, तो ए जाके सिग्मा से मल्टीप्लाई कर गया तो Q इजकल टू क्या हो गया, सिग्मा ए। यानी इस Q के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं माय डियर, सिग्मा ए लिख सकते हैं। आप देखेंगे C इजकल टू इस सिग्मा Q के जगह पे क्या पुट कर दूं सर, सिग्मा ए। ध्यान से समझिए, इस Q के जगह क्या पुट कर दूंगा, सिग्मा ए। अब बोला भी पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू सर यहां आ चुकी है, उठा के रख दीजिए। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। Q की जगह, इस Q की जगह सिग्मा ए रख दिया माय डियर, और पोटेंशियल जो हम निकाल के लाए हैं वो पोटेंशियल रख दिया, बस खत्म। देखिए क्या हो गया, डेरिवेशन कंप्लीट। सिग्मा से सिग्मा माय डियर कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा ऊपर में सिग्मा नीचे में कट जाएगा, और सिग्मा के नीचे एप्सिलॉन नॉट है माय डियर, तो ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। कभी भी फिजिक्स के डेरिवेशन में कट कूट नहीं कीजिएगा, यहाँ काट करके लिख रहे हैं, कभी काट कूट नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है ना उसमें भी काट कूट नहीं करते हैं। डायरेक्ट मन में कैलकुलेशन कीजिए या रफ में कैलकुलेशन कीजिए, वहाँ पे काट कूट करके मत दिखाइए, क्योंकि काटिएगा तो एक जो कॉपी चेक करने वाला है उसको नहीं पता है कि आपने क्या चीज़ से क्या चीज़ काटा है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, डेरिवेशन में भी कोई कटिंग नहीं की जाती है। तो सिग्मा से सिग्मा क्या कर दिए, कैंसिल हो गया। एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला गया, बोला ऊपर चला गया। तो ऊपर में सर ए पहले से था और एप्सिलॉन नॉट आ गया, और तो बोला ठीक है आ गया। अब नीचे में क्या बच गया, ये बच गया। अब सर ये बच गया, नीचे में ये टोटल बच गया। इसमें थोड़ा सा एक हम और इसमें के अंदर लेकर के आते हैं। क्या, जरा देखेंगे सर, ये तीन टर्म है, एक डी है, एक टी है और एक टी प्लस अपॉन एप्सिलॉन आर है। तो बोला सर यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, तो इन दोनों से टी को कॉमन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके पास भी टी है, इसके पास भी टी है, तो इन दोनों से टी को कॉमन कर लीजिए। ये देखिए ये दोनों तो हट गया, गायब हो गया। नीचे में कौन बच गया सर, एक तो ये डी बच गया माइनस, इन दोनों से टी को कॉमन कर रहा हूँ, तो टी को कॉमन कर लिया। तो टी को सर इससे कॉमन कर लोगे तो इसके पास क्या बचेगा, बोला सर 1 बचेगा। अगर टी ही था, टी निकाल लिए तो क्या बचा, 1 बचा। देखेंगे माइनस के साथ निकाला है, तो जब माइनस के साथ निकाले हैं तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर आप साइन बाहर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस था तो माइनस लिया तो देखो ये प्लस हो गया, टी वाला टर्म देखो अंदर में प्लस हो गया, पर ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बोला इसका टी तो सर बाहर निकाल लिए हैं, तो ऊपर में तो खाली एक बचेगा और नीचे में एप्सिलॉन आर बचेगा। आ गया माय डियर, यही है हमारा डेरिवेशन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी विथ डाई इलेक्ट्रिक। अगर माय डियर डाई इलेक्ट्रिक के साथ आ जाए कि सर डाई इलेक्ट्रिक के साथ बताइए, तो ये रहा सर हमारा डेरिवेशन। C इजकल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, टी में मल्टीप्लाई होगा समथिंग 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये है कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ठीक, तो 5 नंबर में माय डियर ये क्वेश्चन आता है और मुझे आशा है कि आप बहुत आसानी से कर देंगे। इसको जस्ट आप कॉपी में 1 से 2 बार
आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एक रफ कॉपी में इसे लिखने की, डेरिवेशन करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 से 2 बार में आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक, ये कैपेसिटी हमने निकाल दिया, यही हमारे एग्जाम के पूछता है 5 नंबर के क्वेश्चन में माय डियर, तो आप कर देंगे बहुत आसानी से। अब बोला सर जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव कहीं आसमान से नहीं टपकता है सर, कहाँ से आता है? बोला सर सब्जेक्टिव से ही तो ऑब्जेक्टिव आता है, बड़े क्वेश्चन से ही छोटे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो बोला सर यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है? तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नोट लिखिएगा इसके नीचे। क्या नोट लिखेंगे सर, जरा समझिए। पिछले वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी सर कितनी थी? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी थी। जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं था, सुनिए ध्यान बात, जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं था, जब कोई और माध्यम नहीं था, तब कैपेसिटी कितनी थी? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी थी सर। और अगर कोई दूसरा मीडियम, कोई डाई इलेक्ट्रिक लेकर के आ रहे हैं, तब सर कैपेसिटी क्या हो रही है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। देखिए ये एप्सिलॉन नॉट बाई डी अभी भी यहां दिख रहा है, लेकिन अब हो क्या रहा है सर कि जो डी है वो डी में से समथिंग, ये जो पैरामीटर है, ये पूरा का पैरामीटर जो है ये माइनस हो रहा है। ध्यान से समझिए, डी में से इतना क्या हो रहा है? घट रहा है, माइनस है। इसका मतलब पहले d था, अब की बार d में से कुछ कम हो गया है, यानी ये d की वैल्यू क्या हो गई है? कुछ कम हो गई है, घट गई है। तो ये नीचे अगर घटा है तो c क्या होगा माय डियर? बढ़ जाएगा। अगर d घटेगा तो c क्या हो जाएगा माय डियर? बढ़ जाने वाला है। आप समझिए इस फोटो से, d की वैल्यू में से, d में से इतना चीज घट रहा है, माइनस हो रहा है, यानी नीचे की वैल्यू कम हो गई। जब नीचे कम हो गई तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में माय डियर पूछा करता है। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। मुझे लगता है समझ में तो पूरी तरह से आपको आ ही गया है। जस्ट आपको क्या करना है, कॉपी में ये शब्द लिख लीजिए। ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक मीडियम the capacity of parallel plate capacitor will be increases। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेंगे, नोट में लिख लेंगे। हिंदी में लिख देता हूं, उनके थोड़ा खत्म ही हो रहा है, रुक जाइए। हिंदी में लिख लीजिए। पैरावैद्युत माध्यम के कारण समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी माय डियर? बढ़ जाएगी। बोला कब बढ़ जाएगी सर? जब कोई डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देंगे, कोई पैरावैद्युतांक माध्यम लेकर के आ जाएंगे, तो धारिता क्या हो जाएगी माय डियर? बढ़ जाएगी। तो बड़े क्वेश्चंस हमारा माय डियर ये था, ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब माय डियर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। अब बढ़ते हैं माय डियर नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि थोड़ी देर में हम लोग डाइलेक्ट्रिक पढ़ लेंगे। तो अब डाइलेक्ट्रिक हम लोग पढ़ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, किसे बोलते हैं और वो कितने तरह का होता है। ठीक, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डेफिनेशन लिख लेंगे। एग्जाम में माय डियर आता नहीं है कभी, पर फिर भी यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन आता है यहाँ से। पहले आप जान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक का आप डेफिनेशन लिख लीजिए। हिंदी में पैरावैद्युत बोलते हैं, कई जगह ना पैरावैद्युत भी लिखा होता है, पैरावैद्युत भी लिखा होता है, पर जो है समझ जाएंगे कि पैरावैद्युत है या पैरावैद्युत है। बहुत कन्फ्यूजन है कि पैरावैद्युत बोला जाए कि पैरावैद्युत बोला जाए। बहुत सारी बुकों के अंदर किसी में पैरावैद्युत लिखा है, किसी में पैरावैद्युत लिखा हुआ है। ठीक, तो पैरावैद्युत क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, तो डेफिनेशन लिख लीजिए डाइलेक्ट्रिक का। डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन लिख लेंगे आप। इट इज एन
इंसुलेटिंग मटेरियल, मटेरियल की जगह पे आप मीडियम भी लिख सकते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल विच ओनली शो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में लिख लेंगे वैसे पदार्थ या पदार्थ हमारा एक माध्यम हो सकता है, वो वैसे पदार्थ या माध्यम जो केवल विद्युत प्रभाव को दर्शाते हों, जो केवल विद्युत प्रभाव को, यहाँ वह है ये, प्रभाव को दर्शाते हों, क्या कहलाते हैं? पैरावैद्युत कहलाते हैं। वैसे माध्यम जो केवल, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, केवल क्या करते हैं? विद्युत प्रभाव को दिखाते हैं, विद्युत चालक शो नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को दिखाते हैं केवल, पर इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से क्या होती है? पास नहीं होती है। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरावैद्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरावैद्युत। तो ये इंग्लिश में लिख लेंगे, ये हिंदी में लिख लेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि डाइइलेक्ट्रिक क्या है, एक्चुअली में एक मीडियम है, एक माध्यम है, पर वो माध्यम हवा को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। मतलब पानी हो सकता है, पानी भी एक मटेरियल है एक तरह से। इसके अलावा कोई कांच हो सकता है, कोई दूसरा पदार्थ आपका, कोई दूसरा गैस हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कुछ भी दूसरा पदार्थ हो सकता है एयर को छोड़ करके या वैक्यूम को छोड़ करके, माय डियर। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। कभी आ गया एग्जाम में तो आप डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक। इसके अंदर से ध्यान रखिएगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, जस्ट शो करता है। मतलब ये है कि हवा है, अगर यहाँ पे ये दोनों के बीच में अगर है ऑयल रख दिया, पानी तेल रख दिया, तो ये इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है माय डियर, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाया जाता है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा विदाउट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो, लेकिन क्या उसके अंदर से करंट पास नहीं होता हो, वैसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। डेफिनेशन जस्ट आप लिखिए, ये भी एग्जाम के अंदर आता नहीं है माय डियर। बोला क्या आता है सर इससे? तो बोला सर इसके टाइप्स आते हैं, और टाइप्स में भी आपसे पूछता नहीं है कि भाई टाइप्स कौन कौन होता है बता दो, ये पूछा जाता है एग्जाम्पल कि कौन से मटेरियल को कौन सा डाइइलेक्ट्रिक माना जाएगा, ठीक। तो हम लोग इसके टाइप्स लिखते हैं। टाइप्स में फर्स्ट नंबर लिखेंगे पोलर डाइइलेक्ट्रिक। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पोलर, ध्रुवीय पैरावैद्युत, पैरा लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ध्रुवीय पैरावैद्युत, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक, ध्रुवीय पैरावैद्युत, इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? वैसे डाइइलेक्ट्रिक जिसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं माय डियर, जिसकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब उनका जो सेंटर होता है वो अलग अलग होता है। मतलब एक ऐसा मटेरियल हमने सेलेक्ट किया जिसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर अलग अलग होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में क्या है माय डियर? कुछ डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस है। क्या, कितना डिस्टेंस है? 12 डिस्टेंस है। तो हम जानते हैं सर, आपको पढ़ा चुके हैं कहाँ पे? डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट। ये प्लस चार्ज है नहीं, इसको प्लस क्यू मान लीजिए, ये माइनस चार्ज है नहीं कि माइनस क्यू है, और दोनों के बीच में कुछ क्या है सर? डिस्टेंस है 12। तो सर दो इक्वल अपोजिट चार्जेज हों और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, तो सर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है P = Q × 12। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? जब दो दो चार्ज प्लस और सेम चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच क्या होती है, कुछ डिस्टेंस होती है 12, तो कोई एक चार्ज और दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट क्या कहलाता है? डाइपोल मोमेंट माय डियर कहलाता है। P इक्वल टू क्यू इंटू 12 होता है। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि ऐसा मटेरियल जिसके प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अलग अलग हों, जब अलग अलग होंगे तो उनके बीच में कुछ दूरी होगी, और जब दूरी होगी तो क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये जो है सीधे सीधे एक लाइन में अगर आपको याद करने के लिए मैं ट्रिक बताऊं तो कि भाई पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो वैसे डाइलेक्ट्रिक जिसके पास डाइपोल मोमेंट है, जिसके पास डाइपोल मोमेंट होगा वो पोलर, और जिसके पास नहीं होगा वो नॉन पोलर। एक लाइन में अगर आपको याद करने के लिए बोल दूं कि भाई पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो जिसके पास डाइपोल मोमेंट होगा, जिसके एटम्स के पास डाइपोल मोमेंट होगा वो पोलर, जिसके एटम्स के पास डाइपोल मोमेंट नहीं होगा वो नॉन पोलर होता है। तो बस डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल याद रखेंगे। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं और एग्जाम्पल में कुछ लिख दीजिए। मेनली जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको पढ़ा रहा हूं कि कौन सा मटेरियल पोलर है और कौन सा मटेरियल नॉन पोलर है, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है माय डियर। तो लिख लेंगे, फिर भी पोलर डाइलेक्ट्रिक में आप डेफिनेशन लिख लीजिए माय डियर। लिखेंगे in the absence of external electric field, in the absence of external electric field, the center of positive and negative charges, center of positive and negative charges are not coincide to each other, then such dielectric are called polar dielectric। एक्सटर्नल, ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, जो सेंटर हो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, वो कोइंसाइड नहीं करे एक दूसरे के साथ, मतलब अलग अलग हो एक तरह से। कोइंसाइड करने का मतलब एक ही जगह पे हो, और नॉट कोइंसाइड का मतलब अलग अलग, नॉट कोइंसाइड टू ईच अदर, तब वैसे को क्या बोलेंगे हम लोग? पोलर डाइलेक्ट्रिक माय डियर बोलते हैं। इंग्लिश में एक लाइन और लिख लेंगे, it has permanent डाइपोल मोमेंट। इनके पास फिर क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा इनके पास। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर दूर होंगे तो इनके बीच डिस्टेंस होगा, तो डाइपोल मोमेंट इनके पास होगा। यानी डाइपोल मोमेंट जिसके पास है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? पोलर डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। पर कंडीशन सर है, क्या कंडीशन है? कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, बाहर में कोई विद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल में नहीं होना चाहिए। फटाफट आप नोट कर लेंगे ये, फिर हिंदी में लिख करके मैं इसके नीचे एग्जाम्पल लिखा दे रहा हूं। लिख लेंगे हिंदी में, वैसे पैरावैद्युत जिसके धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का केंद्र अलग अलग होता हो तथा बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में
बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्या कहलाता है? ध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ, नीचे वाली लाइन, ध्रुवीय आघूर्ण होता है तो ध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्या कहलाता है? ध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। हिंदी मीडियम के बच्चे फटाफट इसे नोट कर लेंगे। फिर मैं इसके नीचे आपको एक एग्जाम्पल लिखा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल माय डियर याद रखेंगे। वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, HCl, ये आप एग्जाम्पल में लिख लेंगे माय डियर। कुछ इमरजेंसी है इसलिए मैं जा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।